हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त की संरचना, रक्त वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और उसके साथ ही हम 100 क्वेश्चंस भी देखेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और यहीं पे बता दे रही हूँ, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें आपको एक साथ दिखाई दे रही है ना, क्योंकि यहाँ एक पेज में हम बहुत सारी चीज़ों को जानने वाले हैं। जो रेड ब्लड होता है ना, रेड ब्लड की जब हम बात करते हैं तो परिसंचरण तंत्र में जो ऐसे ऊतक होते हैं, तरल संयोजी ऊतक, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में हो और पूरे बॉडी में जाएं, संचरण करें, मतलब जाएं, ठीक है। वे होते तो सभी जीवों में हैं, लेकिन जो ऐसे जीव हैं जो कार्डेटा हैं, ठीक है, और नॉन कार्डेटा में सिर्फ एनेलिडा फाइलम के जो जीव हैं, समझ में आ रहा है ना, कि जो रेड ब्लड होता है वह सभी कार्डेटा में, और जो एनेलिडा हैं, एनेलिडा फाइलम के जो जीव हैं, जैसे कि केंचुआ हो गया या फिर जोंक हो गई, तो उन जीवों में यह पाया जाता है रेड ब्लड। मतलब उनका जो खून होता है ना, वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। बाकी सभी जीवों में जो ऐसे होते हैं, जैसे नॉन कार्डेटा में अगर हम एनेलिडा के आगे के जीवों की बात करें तो लसलसा सा पदार्थ तो उनमें भी होता है, लेकिन उसका कलर रेड नहीं होता, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अगर रेड ब्लड की, तो रेड ब्लड को रेड ब्लड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लड है। और ये रेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो रेड ब्लड कार्पसेल्स है ना, आरबीसीज, वो 99% से ज्यादा होती हैं। कितनी? 99% से ज्यादा होती हैं, ठीक है, 99.9% होती हैं। इसीलिए हमारे ब्लड को रेड ब्लड कहते हैं, ठीक है। अब रेड ब्लड की अगर हम खास बात करें तो यह होता है एल्केलाइन। एल्केलाइन क्यों होता है? अच्छा, आपने अंडा देखा ना, अंडा, मुर्गी का ही अंडा बात कर रही हूँ, मुर्गी का अंडा देखा होगा। तो जैसे अगर आप उसे फोड़ते हो तो क्या दिखता है? एक पीला सा पदार्थ होता है अंदर, मतलब कच्चा जब फोड़ो तो, पकाने की बात नहीं, कच्चा अगर फोड़ो तो क्या होता है? एक गाढ़े पीले रंग का गोल सा कुछ गिरता है, ठीक, और उसके चारों तरफ लसलसा सा हल्का पीला सा चिपचिपा सा पदार्थ होता है ना। तो ये जो लसलसा सा चिपचिपा पीला सा पदार्थ दिखता है, वो होता है प्लाज्मा। कुछ ऐसा ही होता है हमारे शरीर के अंदर भी। हमारा जो ब्लड वेसल्स है ना, जो हमारे रक्त वाहिनियां हैं जिसमें से ब्लड जाता है, उसमें कोशिकाएं होती है रक्त की, ठीक है। दो चीजें होती है खासतौर पर, एक तो रक्त की कोशिकाएं, और उन कोशिकाओं में आपस में घर्षण न हो, आपस में वे लड़े नहीं, ऊतक ही तो हैं, तो आपस में लड़े नहीं, इसलिए उनके चारों ओर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। इसमें सबसे ज्यादा वाटर ही होता है। तो आपको समझ में आया कि क्या होता है प्लाज्मा? देखो, प्लाज्मा 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 बहुत बार सुनने को आपको मिलेगा, लगभग हर जगह सुनने को मिलेगा। तो मैंने इसीलिए आपको इतना इजी वे में समझाया कि प्लाज्मा क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। जब भी आप कहीं भी अगर ब्लड का देखते होगे, ब्लड वेसल्स देखते होगे कहीं भी, तो उसमें रेड कलर का दिखता है, रेड, ठीक। उसमें ऐसे सेल्स जा रही होती हैं, ऐसे वाले सेल्स, ये सेल्स जा रही होती हैं, और बीच में कुछ मतलब एकदम लसलसा सा कुछ जा रहा होता है, पानी जैसा। तो वह जो पानी जैसा पदार्थ है ना, वही है प्लाज्मा। हल्का पीला सा होता है, बहुत ही हल्का पीला सा होता है। जब कभी चोट लगती है तो क्या होता है? चोट लगने के बाद हमारे, जब चोट ठीक हो रही होती है, उसमें भरना शुरू होता है आधे मिनट के बाद। आधे मिनट में सब कुछ हो जाता है, मतलब भरने लगती है चोट। तो आधे मिनट, 1 मिनट के बाद देखो तो ब्लड का थक्का जमा होता है, ब्लड क्लॉट होता है, और ब्लड क्लॉट के बीच में आपको हल्का सा पीला पीला दिखाई देगा, जो ऐसा चिपचिपा सा होगा, बीच में ही दिखाई देगा, किनारे पे नहीं। वो चारों ओर से संगठित होकर आ चुका होता है, वही होता है प्लाज्मा, या उसको कहते हैं सीरम। एक चीज सुनी होगी कि जब किसी को सांप काट ले तो क्या होता है, उसे एंटी सीरम देते हैं ना, उसे ठीक करने के लिए उसे इंजेक्शन लगता है जो। तो वह जो सीरम तैयार करते हैं, वह जो प्लाज्मा वह प्लाज्मा ही होता है। जो सीरम होता है ना, वो प्लाज्मा होता है। और
तैयार कैसे करते हैं? घोड़े से। घोड़े के ब्लड से जो सीरम तैयार करते हैं, जो प्लाज्मा निकाल लेते हैं, ब्लड को छोड़ देते हैं। ब्लड तो कोशिकाएं नहीं लेते, सिर्फ बाहर वाला, कोशिका के बाहर वाला जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को निकाल लेते हैं, उसी लिक्विड को कहते हैं सीरम। आगे समझ में कुछ चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब इनको बड़े बड़े डायलॉग्स में जब आपको बोले जाएगा हर जगह प्लाज्मा प्लाज्मा प्लाज्मा, तो आपको ध्यान समझ में आ जाएगा कि क्या है यह। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यह एल्केलाइन होता है। क्षारीय क्यों होता है? इसी प्लाज्मा की वजह से। ये जो बाहर वाला होता है ना, तो यह थोड़ा थोड़ा क्षारीय होता है, इसी वजह से पूरा ब्लड क्या होता है? क्षारीय हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यह ओपेक होता है। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी क्यों होता है? कि ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ना और वाइट ब्लड सेल, ये आर पार नहीं देख सकते इनके। ठीक, तो इसलिए, और सबसे ज्यादा 99.9% ये हो जाती हैं ब्लड की, अगर बाकी कोशिकाओं की बात करें तो इस वजह से पूरा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? आर पार उसको हम नहीं देख पाते हैं। ठीक, और ये जो प्लाज्मा होता है ये भी तो लसलसा होता है ना, और उसमें ढेर सारी ये वाली जो, अगर हम बात करें हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका है? तो आरबीसी की कोशिका। ठीक, सबसे ज्यादा कोशिका कौन सी है? आरबीसी की है। आगे बढ़े अब। तो देखो, अगर हम बात करें कितना ब्लड पाया जाता है, तो फीमेल में जो पाया जाता है ब्लड होता है 4 से 5 लीटर, और मेल में 5 से 6 लीटर होता है। खून की कमी होती है औरतों में, इसीलिए इतना गुस्सा करती हैं अभी। ठीक, तो रेड ब्लड कितना पाया जाता है फीमेल में? 4 to 5 लीटर, एंड अगर मेल की बात करें तो 5 to 6 लीटर। ठीक है, अच्छा, रेड ब्लड बनता कहाँ है? हम जब बात कर रहे हैं रेड ब्लड की ना, तो याद रखना हम पूरे ब्लड की बात कर रहे हैं, पूरे ब्लड की बात कर रहे हैं। रेड ब्लड सेल की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे रेड ब्लड की बात कर रहे हैं, पूरे ब्लड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये रेड ब्लड बनता कहाँ है? तो जब अभी जन्म के पहले जब एम्ब्रियो होता है ना, तो एम्ब्रियो में या भ्रूण में यह मीजोडर्म में बनता है। मीजोडर्म हम जानते हैं ना, हमारी जो बॉडी बनती है जब भ्रूण बन रहा होता है तो वह उसमें कितनी लेयर होती हैं? 3। बाहर एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, और बीच में एक और लेयर बनती है, वो होती है मीजोडर्म, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। जब मैंने आपको बताया था जंतु जगत की संरचना बताई थी, तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो ये जो मीजोडर्म होता है ना, इसी मीजोडर्म में 2 चीजें बनती है। एक तो लसिका बनती है, ठीक है, लिम्फ जिसे कहते हैं, और दूसरा बनता है यह ब्लड। इसीलिए ये दोनों ही तरल संयोजी ऊतक होते हैं। बीच में वो बनते हैं ना, मीजोडर्म में बनते हैं, तो ये क्या होते हैं? तरल संयोजी ऊतक होते हैं, या कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, अब देखो यहाँ बीच में बना है मीजोडर्म में, लेकिन जब जन्म हो जाता है बच्चे का तो क्या होती है? हड्डी बन चुकी होती है। भ्रूण में तो हड्डी होती नहीं है, तो इसलिए मीजोडर्म में बन जाता है। जब जन्म होता है बच्चे का, उसके बाद क्या होता है? हड्डी बन चुकी होती है। तो जितने भी वयस्क लोग होते हैं, या जब भी मतलब जन्म के बाद सबका जो अब हड्डी बन जाती है, उसके बाद जैसे भ्रूण जब तक है तब तक तो मीजोडर्म में बनेगा। जैसे ही भ्रूण का विकास हो गया तो जन्म, जैसे हड्डियां जब बन गई तो हड्डियां जहां जहां जुड़ती हैं, एक वर्ड आता है, उस वर्ड को ध्यान रखना, एक वर्ड आता है बोन मैरो। जैसे हड्डियां 2 जगह जुड़ती हैं ना, कहीं भी, अपनी कोहनी की हड्डी देख लो, यहाँ पर 2 हड्डियां जुड़ी हुई है ना, तो यहाँ पर ये ऐसे जुड़ी होती है ना ये हड्डियां, तो ये हड्डियां जहां जहां जुड़ती हैं, जहां भी जुड़ती हैं, यहाँ पर ना बीच में जगह होती है। मतलब ये वाली जो हड्डी है, तो यहाँ पर बीच में थोड़ी सी स्पेस है। ठीक, इस स्पेस में होता है बोन मैरो, मतलब कि यहाँ पर यह ब्लड बनता है। तो देखो हमारी हड्डियों के अंदर से ब्लड बनता है, तो कभी ये मत कहना कि हमारी हड्डियों में स्पेस नहीं होता या ऑक्सीजन नहीं जाता। हमारी हड्डियों में पतली पतली संरचनाएं होती हैं जिसमें ब्लड जाता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, इसी बोन मैरो में बनता है रेड ब्लड। आ गया समझ में? एक मूवी देखी होगी आपने, क्रिस, शायद क्रिस 3 है कोई, लास्ट वाली जो थी वही वाली। उसमें आपने देखा होगा कि जो विलन होता है वो क्या चाहता है? बोन मैरो चाहता है। किसका बोन मैरो? अपने भाई का। क्यों चाहता है? क्योंकि यह बोन मैरो जो होता है ना, वह अपने लोगों से ही, जो अपने हेरिडिटी जो होती है उन्हीं से यह मैच कर रहा होता है।
तो इसलिए उसमें देखा हो कि वो चाहता है कि उसका बोन मैरो मिल जाए ताकि वह ठीक हो सके। ठीक, तो यहाँ पर बोन मैरो में यह ब्लड बनता है। अच्छा, जहाँ पर हम ब्लड की स्टडी करते हैं, साइंस का वह पार्ट जिसमें हम स्टडी करते हैं ब्लड का, उसे कहते हैं हिमेटोलॉजी। हर जगह हिमेटोलॉजी या हिम वर्ड यूज होगा। अब हिम इसलिए यूज होगा कि हिम का मतलब होता है ना जहाँ पे आयरन हो, ठीक, या बाइंड करने का काम करता है आयरन को। ठीक, तो जो हिम है और इसी से बना है हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक हिम एक पदार्थ है जो क्या करता है, आयरन के साथ जुड़ा होता है। और ये क्या कहता है, हिम का मतलब ही है आयरन जैसा या आयरन। तो जब ये जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, और सबसे ज्यादा 99% क्या है, आरबीसीज है हमारे ब्लड में। तो आरबीसीज की मात्रा सबसे ज्यादा है, इसलिए जो स्टडी हम करते हैं उस पूरी स्टडी को हम इसी के नाम पे कहते हैं हिमेटोलॉजी। आ गया समझ में हिमेटोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसीज में, और आरबीसीज सबसे ज्यादा होती हैं, इसलिए इनके स्टडी को, पूरे ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। ओके, अब देखो ब्लड बना तो ब्लड में होता क्या है, एक तो बाहर वाला प्लाज्मा, प्लाज्मा में कोई भी कोशिका नहीं होती है, प्लाज्मा में मतलब जीवन नहीं है, प्लाज्मा क्या है, एज सच पड़ा हुआ पदार्थ है प्लाज्मा। लेकिन इस प्लाज्मा के अंदर पड़ी होती है कोशिकाएं, कोशिकाएं चल रही होती है। जैसे कि ऐसा समझो कि पानी के अंदर नाव चल रही हो, पानी के अंदर ढेर सारी नावें हैं ना, तो आपस में थोड़ी थोड़ी दूरी पे सारी नावें होती हैं। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार की जो नाव है वो समझ लो कि कोशिकाएं हैं, और जो बाहर का पानी है वो क्या हो गया, प्लाज्मा है। तो इसमें अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, इनको कोशिकाओं को हम कहते हैं ब्लड कार्पुशल्स। ब्लड कार्पुशल्स, इस ब्लड कार्पुशल्स में भी ना 3 तरह की हो जाती हैं, एक तो रेड ब्लड कार्पुशल्स, दूसरी व्हाइट ब्लड, ये जो सेल्स होती हैं ना, इन सेल्स को कार्पुशल्स बोलते हैं, दूसरा व्हाइट ब्लड कार्पुशल्स, और थर्ड होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं, इनकी बात करें तो टुकड़े हैं, जैसे कि कोई ब्लड का टुकड़ा टूटा हुआ टुकड़ा है ना, जो जब ये बना, बोन मैरो में जब बना तो इसके जो टुकड़े टूटे टूटे टुकड़े थे वे भी आ गए। ये जो टूटे टूटे टुकड़े हैं ना, यही हैं प्लेटलेट्स। आया समझ में, प्लेटलेट्स क्या है, ये जो टूटे टूटे टुकड़े हैं वे हैं प्लेटलेट्स। और वास्तव में 2 तरह की कोशिकाएं हो जाती हैं, जो पूरी पूरी कोशिकाएं होती हैं, वो है आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, अब ये ब्लड जब बना तो हमने क्या जाना कि बना किसमें पहले मीजोडर्म में जब एम्ब्रियो था, और बाकी सब में कहाँ बन रहा है, बोन मैरो में बन रहा है। ठीक है, सब के सब कहाँ बने, बोन मैरो में। अब बोन मैरो बनते हैं तो खत्म कहाँ पे होते हैं, जो बनेगा उसका विनाश भी होगा, तो ये खत्म कहाँ पे होते हैं, तो ये खत्म होते हैं हमारी स्प्लीन में। ठीक है, प्लीहा जिसे कहते हैं प्लीहा हिंदी में, तो वहाँ स्प्लीन में यह खत्म होते हैं। इसीलिए स्प्लीन को कहा जाता है कि यह रक्त का कब्रिस्तान है। पता है होता क्या है, स्प्लीन में ना बड़ा पतला पतला होता है, ये रक्त धमनियां जो होती है ना, रक्त केशिकाएं, ये बड़ी पतली होती हैं, बहुत पतली। तो इनमें से जब होके ब्लड जाता है ना, तो टूट जाता है, टूट टूट के खत्म हो जाता है। ठीक, तो देखो जब ये टूटती है तो क्या होगा, अब हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी टूटेगा तो क्या होगा, उसमें हीमोग्लोबिन भी है, तो हीमोग्लोबिन का जो हीम होता है ना, वह अलग हो जाता है, आयरन अलग हो गया, वो चला गया पार्ट, आयरन वाला पार्ट चला गया, वो दोबारा फिर से यूज हो जाता है, रिसाइकलिंग उसकी हो जाती है, दोबारा यूज होता है। बाकी जो वह वाला पार्ट है जो जिसमें कि हीम नहीं है, वह क्या होता है, वह चेंज हो जाता है बिलिरुबिन में। ठीक है, वह चेंज होता है बिलिरुबिन में, और ये बिलिरुबिन ब्लड के माध्यम से पहुंचता रहता है, आगे बढ़ता है। तो जब जैसे ही वो ब्लड लीवर के पास से गुजरता है ना, लीवर क्या करता है, उस ब्लड से बिलिरुबिन को अपने पास खींच लेता है। ठीक है, तो बिलिरुबिन को क्या करता है, ब्लड में बना बिलिरुबिन, उसको लीवर ने अपने पास खींच लिया। अपने पास लेने के बाद ये क्या करता है, बाइल डक्ट में जहाँ बाइल होता है उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है बाइल में। ठीक है, लिवर से यह बाइल में चला जाता है, और जब बाइल में जाता है ना,
तो फिर वहां से यह यूज होता है कहाँ, भोजन जब हम पचा रहे होते हैं तो ये वहां से भोजन में जाता है और पचने लगता है, भोजन इसकी वजह से पचता है। और उसके बाद जो इसके पूरा या अब तो पूरी तरह से विखंडित हो चुका होता है, तो वहां से या फिर उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, इस पेज को समझ गए, पूरा पेज कहाँ क्या हो रहा है, जितने भी तीर के निशान हैं उन सबको आपने समझ लिया ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमने बताया कि जो ब्लड है वो किसका बना है, बाहर प्लाज्मा, अंदर कोशिकाएं। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं प्लाज्मा की। जैसा कि हमने कहा कि प्लाज्मा क्या करता है, ब्लड को लेके जाता है। जो कोशिकाएं हैं उनको तरल बनाने का काम कौन करता है, या प्लाज्मा करता है, और यह उनको घर्षण से भी बचाता है। तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो देखो प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहला अगर बात करें तो ये होता है प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक, यह प्लाज्मा प्रोटीन में जो खास चीजें मैं वही आपको बता रही हूँ जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए इस पेज को बड़े ध्यान से देखना। होती तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। एक सेकेंड रुकिए। एक सेकेंड। देखिए, जो प्लाज्मा प्रोटीन है ना, इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, एक इतनी चीजें याद रखो। इनका निर्माण होता है लीवर के अंदर। ठीक, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एजीपीएफ, एजीपीएफ ऐसे याद कर लो, एजीपीएफ। प्लाज्मा में 4 होती है एजीपीएफ। ठीक है, अब जो एजी है ना, यह एजी क्या करता है, यह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक, जो भी चीजें हैं, ये प्रोटीन है, और जो भी हम जैसे कि हम जो भी खाते पीते हैं या जो कुछ भी बनाते हैं, हमारे बॉडी में जो कुछ भी डाइजेस्ट जब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद का काम कौन करता है, प्लाज्मा प्रोटीन करता है, या ले जाने का काम करता है उन सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। तो इसको हम क्या कहेंगे, एजी। कहीं भी ले जाने का काम कौन करता है, ले जाने का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन्स और ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और साथ ही ये क्या करते हैं, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, ब्लड का ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसको रेगुलेट भी करते हैं। ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करते हैं, या रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 काम होते हैं एल्ब्यूमिन्स और ग्लोब्यूलिन्स के। अच्छा, ग्लोब्यूलिन्स जो होता है ना, वह एक काम और करता है, और वह काम है एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी जो होती है वैसे तो वो बनती है डब्ल्यूबीसीज में। ठीक, डब्ल्यूबीसी जो है वो काम करती है एंटीबॉडी का, लेकिन वे सेल हैं। 2 चीजों पे ध्यान देना कि एंटीबॉडी सेल की बात करें तो वह है डब्ल्यूबीसी, और जब एंटीबॉडी प्रोटीन की बात करें तो वह क्या है, ग्लोब्यूलिन्स है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लोब्यूलिन्स। यह इसमें क्या करता है, ग्लोब्यूलिन्स, इसमें इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बनते हैं। ठीक है, और यह क्या करते हैं कि जैसे आपको मच्छर ने काटा तो क्या होता है, जितनी दूर पे काटा होता है वहां पे ऐसे थोड़ा सा उभरा हुआ भाग हो जाता है ना, और फिर वहां पे बिसबिसाहट या ये कहें दर्द होता है, खुजली होती है, और अजीब सा हो रहा होता है वहां पे। तो वह जो स्वेलिंग हो जाती है ना, जितनी दूरी पे स्वेलिंग जो होती है, वह स्वेलिंग क्या हो रही है, इसी इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स की वजह से हो रही होती है। यह क्या करता है कि जैसे आपको मच्छर काटे या चींटी काटे, कुछ भी जैसे ही काटता है, तो डब्ल्यूबीसी अपना कोई काम करे, डब्ल्यूबीसी तो थोड़ी देर से काम कर पाती हैं क्योंकि उसमें टी सेल्स, बी सेल्स वे अपना काम शुरू करें, उसके पहले ही ग्लोब्यूलिन्स जो पूरा सबसे ज्यादा है उसमें पड़ा हुआ है, यह तुरंत क्या करता है कि वहां पर पूरा उभार बना देता है, मतलब स्वेलिंग इसकी वजह से हो जाती है, और इसका जो विष होता है, जो उनका पॉइजन है, टॉक्सिन है, वह पूरी बॉडी में नहीं फैल पाता। ये काम करते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। आ गया समझ में?
तो एल्ब्यूमिन्स की बात करें तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और जो ग्लोब्यूलिन्स है यह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है, और इम्यूनोग्लोब्युलेंस के फॉर्म में जब आता है तो एंटीबॉडी प्रोटीन कहलाता है या गामा ग्लोब्युलेंस कहलाता है, और यह बैक्टीरिया, वायरस और हार्मफुल मटेरियल्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। और किसके साथ मिलकर करता है, लाइसोजाइम और प्रोपरडीन के साथ। इनकी हिंदी मत पूछना, हिंदी मुझे नहीं आती इनकी, और कहीं देखा भी मैंने नहीं अभी तक इनकी हिंदी। तो लाइसोजाइम और प्रोपरडीन के साथ मिलकर या बैक्टीरिया, वायरस और हार्मफुल मटेरियल्स जो भी होते हैं, मतलब टॉक्सिन्स वगैरह जो भी होते हैं, उनको यह किल करने का काम करता है, ठीक है। अगले दो हो गए, ये तो एजी हो गया। अब देखते हैं पीएफ, एजीपीएफ, प्लाज्मा प्रोटीन, पीपीएजीपीएफ, पीपीएजीपीएफ ऐसे याद कर लो, प्लाज्मा प्रोटीन एजीपीएफ, ठीक है। तो अब पीएफ की बात करें तो पीएफ में आ जाता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। यह क्या करते हैं, जैसे ही आपको कहीं चोट वगैरह लगे ना, तो उस समय जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वह क्लॉट करने का काम करते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। अगर कभी यह काम न कर सके, अगर इनका रेगुलेशन काम नहीं कर पाया, तो फिर क्या होता है, हीमोफीलिया। आपने सुना होगा कि लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो वह हो जाता है अगर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन काम न करें तो, ठीक है। अगला देखते हैं, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को ले जाने का काम कौन कर रहा है, यह कर रहा है प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। जो भी अमोनिया बनता है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो बनता है उनको किडनी में पहुंचाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। अच्छा, अगर ये काम ना हो पाए, कई बार ऐसा होता है कि किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही होती है, तो जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है तो क्या होता है, ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया इनकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। जब किडनी सही से काम नहीं कर पाती तो बॉडी में कहाँ ब्लड लेके जा रहा होता है, तो किडनी ने प्रॉपर काम नहीं किया। तो अब क्या हुआ कि जो ब्लड है उस ब्लड में यूरिया बहुत बढ़ जाता है, और इसी को कहते हैं यूरेमिया। जब ऐसा कभी हो कि ब्लड में यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उससे कहते हैं यूरेमिया, ठीक है। अब देखो, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, वे हमारे हार्मोन्स के लिए अपनी कोई नली तो होती नहीं है जिससे वे जाएंगे, ठीक है। नलिका विहीन है ना, तो जब नलिका विहीन है तो ये भी बनते तो अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन इनको भी अपनी जिस जगह पे जाना है वहां ले जाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समझ लो प्लाज्मा क्या है, एक पानी है, नदी है, ठीक, और उसमें ढेर सारी नाव चल रही हैं, तो इन सबको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मा कर रहा है, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में है, तो जो हार्मोन्स हमारे बने वे कैसे गए, इसी प्लाज्मा की वजह से। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना, इस पेज से बहुत सारी चीजें हैं ध्यान देने वाली। एंटीकोआगुलेंट हिपेरिन पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। एंटीकोआगुलेंट का मतलब होता है जो जमने न दे, जमने से रोकने वाला। तो हिपेरिन जब तक एक्टिव होगा, ठीक है, ब्लड में हिपेरिन जब तक एक्टिव होगा तब तक ब्लड नहीं जमता नहीं है। लेकिन जैसे ही हिपेरिन इनएक्टिव हो जाता है, मतलब ये काम करना अगर बंद कर दे, तो ब्लड क्या होगा, जम जाता है। मतलब सभी ब्लड आपस में चिपक जाते हैं, जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी आपस में चिपक जाते हैं। तो इसीलिए हिपेरिन बहुत जरूरी है कि यह जमे नहीं। और जो हमारी ब्लड होती हैं, तो जैसे क्या होता है, एक चीज सुना होगा, जिनका शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है उनका ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, ब्लड उनका बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो उस समय क्या हो रहा था, और डर ये होता है कि उनकी जो नसें हैं वे फट जाएंगी। शुगर लेवल जब बढ़ता है तो सबसे ज्यादा डर इसी का होता है कि नसें फट जाएंगी, और ब्लड जैसे नसें फटेंगी तो ब्लड बाहर होगा, और फिर इस तरह से आदमी की मौत हो सकती है। तो उसमें क्या होता है, हिपेरिन इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है, ठीक। जब हमें कहीं चोट लगती है, जब भी चोट लगती है तो क्या होगा कि हवा के संपर्क में जैसे ही ब्लड आता है तो उस समय यही
प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये एक्टिव हो जाते हैं और हिपेरिन क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है। ठीक है, आया समझ में ये सब चीजें आपको? तो इन नामों को याद रख लेना। हिपेरिन ये क्या है, ब्लड को जमने से रोकता है, और प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजेन यह ब्लड को जमाते हैं। इनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, लीवर से। और ग्लोबुलिन क्या करता है, ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करता है। यह एंटीबॉडी प्रोटीन कहलाता है और यह क्या करता है, बाहर के बैक्टीरिया, वायरस और हार्मफुल मटेरियल को किल करने का काम करता है। ठीक है, जब कभी ब्लड में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, तो उसे कहते हैं यूरेमिया। ठीक है, और हिपेरिन क्या कर रहा है, यह ब्लड क्लॉट को रोकने का काम करता है। जब कभी हमें चोट लगती है, बाहर जब ब्लड को जमना जरूरी होता है, उस समय यही हिपेरिन इनएक्टिव फेज में चला जाता है, मतलब असक्रिय हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है। आगे बढ़े, फिर ये समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड कार्पोसेल्स की। जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी पेज से आएंगे। ठीक, तो इनको याद रखना। जो ब्लड कार्पोसेल्स है ना, इनकी अगर हम बात करें तो इनको पूरे तौर पे, मतलब सबको मिला जुला के हम कहते हैं हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट क्यों कहते हैं, पहले पेज पे बताया था कि सबसे ज्यादा इसमें 99.9% कितना क्या पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स पाए जाते हैं। रेड ब्लड कार्पोसेल्स या आरबीसीज की वजह से पूरा ब्लड क्या होता है, रेड दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसीलिए ब्लड कार्पोसेल्स को हिमेटोक्रिट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जब ब्लड कार्पोसेल्स को हम बांटते हैं तो ये 3 पार्ट में होता है। एक होता है आरबीसीज या इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसीज या इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा होता है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स या ल्यूकोसाइट्स, इसे कहते हैं डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, पहला क्या हुआ, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसे कहते हैं थ्रम्बोसाइट। ठीक है, थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट। ऐसा लग रहा है ना किसी चीज को फेंक दिया, फेंक दिया किसी चीज को, तो जैसे थ्रम्ब किया, वह टूट गया, और टूटा तो क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़े बन गए। अच्छा, यह पाया सिर्फ मैमल्स में ही जाता है ब्लड प्लेट्स। एक खास बात ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन भी वो पूछा जाता है इस पे कि ब्लड प्लेटलेट्स किस में पाया जाता है, तो यह सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। ठीक है, अब चलो शुरुआत करते हैं ब्लड कार्पोसेल्स की, या हम बात करें कि कौन कौन से भाग है। तो पहला भाग है इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज। इरिथ्रोसाइट्स, ELT याद कर लेना इसको, इरिथ्रोसाइट्स E, ल्यूकोसाइट्स L और थ्रम्बोसाइट्स T, ELT याद रहेगा ना, तो ऐसे लाइन से याद रखोगे। सबसे ज्यादा रेड ब्लड सेल्स, उससे कम हो गई व्हाइट ब्लड सेल्स, और भी कम हो गई ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देखो, जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स हैं या आरबीसीज हैं, वह पाई जाती हैं वर्टिब्रेटा में। किसमें पाई जाती हैं, वर्टिब्रेटा में, मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा उसी में ये पाई जाती हैं। 99.9% होती हैं। और अगर हम मात्रा की बात करें तो 48 लाख से लेकर 54 लाख तक इनकी संख्या होती है। ठीक है, और एक संख्या पूरे शरीर की बात नहीं कर रही हूं, 1 मिलीमीटर क्यूब में, मतलब अगर हम बात करें 1 मिलीमीटर क्यूब, एक छोटा सा पार्ट यूं बनाया, यूं। ठीक, तो इतनी जगह में 48 से 54 लाख होते हैं ये। ठीक है, इनकी संख्या। अच्छा, 48 से 54 मैंने कहा है, तो 48 का मतलब हुआ ये 48 लाख जो है ना वो औरतों में होते हैं, और 54 यानी 54 लाख जो होते हैं वो कितने पुरुषों में होते हैं। इनकी लाइफ की बात करें तो 120 दिन ये जिंदा रहते हैं।
मतलब यार लगातार काम कर रहे हैं, लगातार हीमोग्लोबिन को ला रहे हैं, तो थक जाते हैं, मर जाते हैं, और स्प्लीन में जाना ही होता है इनको, तो स्प्लीन में जाते जाते मर जाते हैं। तो इनकी जो लाइफ स्पान है वह होती है 120 दिन की, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनमें जितना कुछ लिखा है सब एक का एक क्वेश्चन है, इतना समझते जाओ। जितना कुछ इसमें लिखा है सब एक नया क्वेश्चन है। जैसे कि आरबीसी किस में पाया जाता है? वर्टिब्रेट्स में। कितना होता है? 99.9% होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो पुरुषों में 54 लाख, स्त्रियों में 48 लाख। अगर इनकी लाइफ की बात करें तो 120 दिन। ये तो आमतौर पे क्वेश्चन बनते ही हैं। कौन सी ऐसी ब्लड की सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो यह होता है आरबीसी, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और जिससे जुड़ा होता है आयरन, और यही हीमोग्लोबिन काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का, मतलब जुड़ के, और ऑक्सीजन को अंदर लाने का। या ऑक्सीजन इसी से जुड़ जाते हैं। जब मैंने आपको बताया था, वायु पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो ओजोन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीजन से ज्यादा तेजी से जुड़ जाता है इनसे, ठीक है। हीमोग्लोबिन से ज्यादा तेजी से इससे जुड़ता है, 250 गुना ज्यादा तेजी से। और जैसे ही वो इनसे जुड़ता है तो क्या होता है, फिर यह ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक। और ना ही ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ के उसको बाहर निकाल पाता है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, ठीक है, जो मौत का कारण बनती है। तो यहाँ देखो हीमोग्लोबिन, अब जो हीमोग्लोबिन है ना, या क्या है, जब आरबीसी जितनी ज्यादा होंगी हीमोग्लोबिन भी उतना ज्यादा होगा। तो जब कभी आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, ठीक, ब्लड में आरबीसी की संख्या जब कभी कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एनीमिया। यह है एनीमिया। एक दूसरी चीज होती है सिकल सेल एनीमिया। ये एनीमिया है कॉमन। जब भी कभी एनीमिया हो जाती है, जब भी कभी मान लीजिए कि डेंगू के मच्छर ने काटा, डेंगू हुआ या मलेरिया हुआ, तो उसमें क्या होता है, बहुत तेजी से ना ये आरबीसी ना बहुत जल्दी से खत्म होने लगती हैं, बहुत तेजी से खत्म होती हैं। तो उसी से पता चलता है, इनका ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो उसी से पता चल जाता है कि बीमारी कौन सी है, मतलब कौन सी डिजीज है, डेंगू है या मलेरिया है, ठीक है। तो उसमें जब ब्लड कम हो तो वह एनीमिया है। लेकिन जब किसी के शरीर में लगातार ब्लड कम ही होता रहे, हमेशा ही कम हो, तो वह होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो अभी हमने लास्ट उसमें देखा था ना कि आरबीसी कैसे होते हैं, ऐसे गोल से होते हैं, ठीक है, ठीक। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसमें आरबीसी ऐसे हो जाते हैं, हंसियाकार, जो हंसिया होती है ना उसके आकार के हो जाते हैं। तो यह क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाते। तो यह आरबीसी सिकल सेल एनीमिया क्या होती है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। अब देखो दूसरा, अगर कभी आरबीसी की संख्या बॉडी में बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। जब कम हो तो एनीमिया, और जब बढ़ जाए तो पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। आगे समझ में इतना। अब आगे देखो, अच्छा एक चीज और, जो हीमोग्लोबिन है ना, इसका कलर क्यों होता है लाल? आयरन की वजह से। और ये काम क्या करता है, ऑक्सीजन को लाने का, ले जाने का। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं श्वसन रंगा, ठीक है। क्या कहते हैं, श्वसन रंगा। नाम ही याद कर लेना, इसको पूछ भी सकता है कि क्या होता है यह, मतलब कि यह रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। श्वसन रंगा का मतलब होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मतलब यह श्वसन से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए, ठीक। तो यह चीजें आपको समझ में आ गई। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो ब्लड होता है, आरबीसी होती है ना, वो बाई कॉन्केव भी होती है। ये भी याद रखना है कि क्या होती है, बाई कॉन्केव होती है, ठीक। बाई कॉन्केव का मतलब है कि बीच में धंसी हुई है, ऐसे बीच में धंसी हुई तस्तरी के नुमा, और बाहर फिर से ऐसे चपटी सी होती है, चपटी सी होती है, इसलिए बाई कॉन्केव है। अब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। तो देखो जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, इनकी संख्या बहुत कम होती है। अब जैसे 99.9% कौन हो गया, ब्लड हो गया, ये आरबीसी हो गया। अच्छा एक चीज और याद रखो, यहीं पर याद रखो, मैं पीछे एक बार चलती हूँ।
मैंने शायद इसको नहीं बताया। ये जो प्लाज्मा है ना, ये प्लाज्मा होता है 55%। देखो प्लाज्मा हो गया 55%, बचे कितने 45%। तो ब्लड का सेल्स पूरे कितने होते हैं 45%। ठीक, कितने हो गए 45%। अब इस 45% में 99.9% हो गया यह आरबीसी, और 0.1% क्या हो गया, ये हो गया डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इनसे भी कम ही होते हैं क्योंकि उसमें बाकी प्लेटलेट्स भी तो आ जाते हैं ना, तो इससे भी कम ही होते हैं। ठीक, और इनका जो है कितने होते हैं तो 5000 से 9000 ही होते हैं। इनकी संख्या एक घन मिलीमीटर क्यूब में, अगर बात करें मिलीमीटर क्यूब में, इनकी जो संख्या होती है 5000 से 9000 होती है, बस बहुत ही कम होती है इनकी संख्या। लेकिन इनकी संख्या जब बढ़ती है, जब हमारे ऊपर कोई आक्रमण होता है, जब कोई रोगाणु अंदर जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस कोई भी चीजें जब अंदर जाती है ना, तो फिर इनकी संख्या अचानक बढ़ जाती है। तो जैसे ही हम ब्लड लिया जाता है, जब ब्लड सैंपल लिया जाता है और इनकी संख्या बढ़ी हुई दिखाई देती है, तो पता चलता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो अंदर है। अगर इनकी संख्या बढ़ी है तो कोई ना कोई तो बात है। ठीक है, अब देखो ये जो होते हैं कई तरह के होते हैं, लेकिन जो मोस्टली अगर इनको डिवाइड किया गया है दो तरह से। एक तो जो दानेदार होते हैं, ठीक है, दानेदार होते हैं, व्हाइट ब्लड है तो जाहिर सी बात है कोई कलर तो इसमें होता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दानेदार होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना दानेदार होते हैं, जिनमें दानेदार नहीं होते हैं। तो जो दानेदार होते हैं ना, उनको ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, और जो दानेदार नहीं होते हैं उनको कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, एक खाली बड़े होते हैं, इनको कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। कुछ नहीं का मतलब ए ग्रेन्युलोसाइट। जिनमें दाने होते हैं उनको ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें नहीं होते उनको ए ग्रेन्युलोसाइट। अब जो ग्रेन्युलोसाइट है ना, यह ग्रेन्युलोसाइट 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इओसिनोफाइल्स, बेसोफाइल्स और न्यूट्रोफाइल्स। ठीक है, इओसिनोफाइल्स, बेसोफाइल्स और न्यूट्रोफाइल्स। ठीक, अब जो इओसिनोफाइल्स है, ये वाले इओसिनोफाइल्स, यह क्या है ना, यह काम क्या करते हैं, मतलब जैसे ही आपको एलर्जी जो होती है ना, एलर्जी कोई भी जैसे धूल की वजह से एलर्जी हो गई, या फिर कुछ भी आपने कभी कभी देखते हो किसी लोगों को फूल से एलर्जी होती है, जैसे उन्होंने फूल को सूंघा और उनको छींक आनी शुरू हो गई। ठीक है, या धूल में गए, थोड़ी सी धूल पड़ी और उनको क्या हुआ, छींक आनी शुरू हो गई। तो ये जो एलर्जी होती है, वह एलर्जी होती है इओसिनोफाइल्स की वजह से। मतलब आपको कोई चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है, जैसे ही अंदर गई तो ये तुरंत उसके खिलाफ अटैक कर देते हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट इन्होंने तुरंत एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया, और जैसे ही एंटीबॉडी बनाई, आपको छींक आने लगी, फिर खांसी हो गई, जुकाम हो गया, वगैरह वगैरह चीजें हो जाती हैं। तो वह किसकी वजह से होती है, इओसिनोफाइल्स की वजह से। ठीक है, आ गया समझ में इतना आपको। जब भी कोई बाहरी संक्रमण होता है, जैसे परजीवी की वजह से, और तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, तो सबसे पहले काम कौन कर रहा है, इओसिनोफाइल्स करते हैं। दूसरा आता है बेसोफाइल्स। दूसरा कौन है, बेसोफाइल्स। ठीक है, यह क्या करते हैं ना, जलन जो होती है, जैसे कोई चीज आपको काटता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो गामा प्रोटीन्स हैं, मतलब कि जो है उसमें प्लाज्मा की जो कोशिकाएं हैं, ग्रेन्युलोस, वैसे ही ग्रेन्युलोसाइट्स के जैसे ही यहाँ पर ग्रेन्युलोसाइट की तरह जैसे वे काम करती हैं, वैसे ही ये भी काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लोबुलिन्स और ग्रेन्युलोसाइट एक जैसे समझो कि जैसे वो काम करती है, तो ऐसे ही बेसोफाइल्स क्या करती हैं कि जलन होने लगती है आपको। जो जलन वगैरह होती है ना, वह जलन मतलब कहीं किसी चीज ने काटा और जोर से जलन हो रही है, तो अगर छोटे मोटे कीड़े ने काटा, जैसे अगर मच्छर ने काटा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, ग्लोब्यूलिन्स आपका काम करेंगे। लेकिन जैसे कि किसी बड़े कीड़े ने काटा जो ज्यादा जहरीला है, तो ग्लोब्यूलिन्स वहां पे काम नहीं कर पाते पूरी तरह से, तो वो शुरुआत तो ये कर देते हैं और उसके बाद बेसोफिल्स बनने लगते हैं, बहुत तेजी से बेसोफिल्स बनने लगते हैं। तो इसी वजह से जलन बहुत तेज होती है।
क्योंकि ये अपना काम कर रहे होते हैं, ये लड़ाई कर रहे होते हैं, ठीक। तो इसकी वजह से ये बेसोफिल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो जो इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब जो जलन होता है, वह जलन इन बेसोफिल्स की वजह से होती है। आ गया समझ में? बेसोफिल्स की वजह से क्या होती है? जलन होती है, ठीक। उसके बाद आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का मतलब ही है ऐसा है कि ये ना बड़े न्यूट्रल होते हैं, ये कुछ और नहीं करेंगे, किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत से रहेंगे, सीधे जाके खा जाएंगे। क्या है? बड़े शांति से पड़े रहते हैं और सीधे जाके खा जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे कोई चीज इनके अंदर आएगी ना, जैसे बॉडी में कुछ जाता है, तो ये क्या करते हैं, मुंह खोलते हैं, उस चीज को खा जाते हैं, ठीक है। तो इयोसिनोफाइल्स क्या कर रहा है? इयोसिनोफाइल्स क्या कर रहा है कि जैसे कोई भी एलर्जी हो रही है, ठीक है, तो एलर्जी किसकी वजह से हो रही है? इनोफाइल्स की, इयोसिनोफाइल्स की वजह से हो रही है। बेसोफाइल्स की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत तेज खुजली होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जो जलन होती है वह होती है बेसोफाइल्स की वजह से। यह जब लड़ते हैं, ज्यादा बड़े जब कुछ बड़ा आ गया तो फिर ये लड़ते हैं, ठीक। छोटा छोटा आया तो इयोसिनोफाइल्स काम कर लेते हैं, उससे थोड़ा बड़ा आया तो बेसोफाइल्स करते हैं, उससे भी बड़ा आया जिसके बारे में अब ये लगता है, या फिर ये दोनों ने जिसको मार डाला और बेकार में पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी लाश पड़ी हुई है, तो न्यूट्रोफाइल्स क्या करते हैं, उसको खा के फिर अपने आसपास की गंदगी को साफ कर देते हैं, ठीक है। तो आया समझ में कि न्यूट्रोफाइल्स, इयोसिनोफाइल्स और बेसोफाइल्स सबसे पहले काम करता है ई, ठीक, छोटे मोटे के लिए, बी उससे बड़े के लिए, ई बी एन, न्यूट्रोफाइल्स, ये तो खाने के लिए काम करता है, ठीक। इसे सीधे खाते हैं और कुछ नहीं, किसी भी चीज को खा जाएंगे, मतलब कि कोई भी आया ना वो जो काम का नहीं है तो ये उसको खा जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा, एग्रेन्युलोसाइट्स। एग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है कि इसमें कोई भी कणिकाएं नहीं होती हैं, जो मतलब कोशिका है ना इनकी, उस कोशिका के अंदर कोई भी कणिकाएं नहीं होती हैं, तो इनको क्या कहेंगे? एग्रेन्युलोसाइट्स। अच्छा ये देखो, एक बार पीछे चलते हैं, एक सेकंड आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर ये लाइसोजाइम और प्रोपरडीन के साथ काम कर रहा है, और यहाँ पर है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट में है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स, ठीक है। यह क्या करती हैं कि ये जो होती है ना, कैसे बताएं, यह संश्लेषण करती हैं ऐसे प्रोटीन्स का, ठीक है। लिम्फोसाइट्स ऐसे प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं जो रोगाणुओं को खत्म करे, ठीक है। ये तो सीधे काम करती हैं खत्म करने का, लेकिन लिम्फोसाइट्स क्या हैं, वे काम करती हैं, बनाती हैं, ठीक है। यह मतलब बहुत दूर तक नहीं जा सकती, ये काम कर सकती हैं कि यह बनाने का काम करती हैं, एंटीबॉडीज का बनाने का काम करती है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाती हैं, और बनाने के बाद वह एंटीबॉडी लगातार एंटीबॉडी बनाती रहती हैं, और वह एंटीबॉडी जाके दुश्मनों से लड़ता है, ठीक है। अगर बात करें मोनोसाइट्स की, तो यह मोनोसाइट्स भी न्यूट्रोफाइल्स की जैसे ही होते हैं, खाने में ये भी खाने का ही काम करते हैं, जैसे ही कुछ भी आया तो इसको ये खा जाते हैं, ठीक है। ये मोनोसाइट्स जो होते हैं छोटे छोटे तो होते हैं, अकेले अकेले होते हैं, एक दूसरे से बड़े दूर दूर तो होते हैं, लेकिन करते क्या है कि जैसे कोई भी चीज आती है उसको खा जाते हैं, ठीक है। अब हम तीसरी बात करें रुधिर प्लेटलेट्स की। अगर बात करें ब्लड प्लेटलेट्स की या थ्रोम्बोसाइट्स जिसे कहते हैं, तो वह किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है, और इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस कैसे होगा भाई? जिसके बारे में मैंने बताया था ना कि ये टूटे फूटे कण होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? टूटे फूटे कण होते हैं। तो जो टूटे फूटे कण होंगे तो उसमें न्यूक्लियस कहाँ से होगा? न्यूक्लियस तो हो ही नहीं सकता ना उसमें, ठीक। तो देखो यह क्या होता है, इनका मुख्य काम क्या है कि ब्लड को क्लॉट करते हैं। कभी भी चोट वोट लगे, ऐसे ही नहीं, मतलब ये नहीं है कि अंदर ही अंदर क्लॉट कर दें, जब चोट लगती है तब जाके यह एक्टिव होते हैं। और देखो सबसे छोटे हैं
रेड ब्लड सेल से और वाइट ब्लड सेल से। तो जो छोटी चीजें होती है वो छन छन के नीचे आ जाती है ना, तो यह क्या होता है, अंदर से बाहर आ जाते हैं और आके बाहर आते हैं, जैसे बाहर आके उसको ब्लॉक कर देते हैं रास्ते को, ठीक है। तो इसीलिए जब जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं वे बाहर नहीं निकल पाती हैं, ठीक है, और इस तरह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो यह हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हम लाइफ स्पान की बात करें तो देखो, यह लड़ाई का काम करेंगे, तो जो लड़ाई का काम करता है वो सबसे कम जीवित रहता है। तो यह इनकी जो लाइफ स्पान होती है ना 1 से 4 दिन की होती है, ठीक है। 1 से 4 दिन ये जीवित रहते हैं, ज्यादा दिन तक ये जीवित नहीं रह पाते हैं। लेकिन जो प्लेटलेट्स हैं वो 8 से 10 दिन तक जीवित रहते हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 120 दिन तक जीवित रहते हैं। तो 120 दिन इनका हुआ, और इनका 1 से 4 दिन हुआ, और इनका क्या हुआ, इनका हुआ 8 से 10 दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है हम इसको देख लेते हैं। तो देखो, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वह क्या होती है, इसके बारे में जो बताया था वे थे हॉवेल ने बताया था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, और इसे कहते हैं हीमोस्टैसिस, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, हीमोस्टैसिस, ठीक। और इसके बारे में किसने बताया, हॉवेल ने बताया। होता क्या है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स होते हैं यह एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं चोट लगने के बाद। जैसे यहाँ पर हमें चोट लगी तो ये क्या हुआ, ये जो वेसल्स फट गई, ठीक है, वेसल्स क्या हुआ, फट गई। तो जैसे ही फटी ना तो फिर अंदर संकेत मिला, जो उसको संकेत मिला तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने और प्लेटलेट्स ने क्या बनाया, एक एंजाइम बनाया। उस एंजाइम का नाम था प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। अब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है तो ये क्या करेगा, यह करता है प्रोथ्रोम्बिन को, जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको एक्टिव करता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है। देख लो यहाँ पे एक्टिव कर रहा है। और जो प्लाज्मा में हिपेरिन है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। हिपेरिन क्या करता है, ब्लड क्लॉट से रोकता है, और प्रोथ्रोम्बिन क्या कर रहा है, ब्लड की क्लॉटिंग को बढ़ाता है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है, हिपेरिन को डीएक्टिव करता है। जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होता है तो यह क्या करता है, यह थ्रोम्बिन बनाता है, और यही थ्रोम्बिन क्या करता है, जो फाइब्रिनोजेन या फाइब्रिन है उसको एक्टिव करता है। आ गया समझ में कि सबसे पहले क्या हो रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स ये दोनों क्या सीक्रेट कर रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को सीक्रेट कर रहे हैं। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम 2 काम करता है, या एक तो हिपेरिन को डीएक्टिवेट करता है और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन को, और थ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है फाइब्रिनोजेन को, चेंज करता है फाइब्रिन में, ठीक है। फाइब्रिनोजेन क्या होता है, यह सॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब ब्लड में सॉल्युबल होता है, वो अंदर घुला रहता है। लेकिन फाइब्रिन क्या होता है, यह इनसॉल्युबल होता है, और यह क्या होता है, जाल बना लेता है। फाइब्रिन क्या है, एक जाल है, तो वह प्रोटीन की जाल बना लेता है पूरी तरह से, और जब जाल बना लेगा तो उसमें WBC और RBC जाके फंस जाती हैं और आगे नहीं निकल पाती हैं। इस तरह से ब्लड क्लॉट हो जाता है, और जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसी के बीच में आ जाते हैं प्लाज्मा, और फिर आपको थोड़ी देर बाद दिखाई देगा हल्का सा पीला सा मटेरियल, वह होता है प्लाज्मा या सीरम, ठीक। आगे बढ़े। अब देखो, जब ब्लड के बारे में इतना जाना तो अब ये भी जान लेते हैं कि ब्लड जब बहुत पहले लोगों को चोट लगती थी ना, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब लोगों को चोट लगती थी तो लोग क्या करते थे, जानवर का खून उसको पिला देते थे। सोचते थे खून पी लेगा तो बाहर खून निकला हुआ है, ढेर सारा खून निकल गया तो खून पिला देंगे तो बच जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं था, खून पीने के बाद तो बच जाएगा ना, उन लोगों को तो ये बात पता नहीं थी, तो वे खून पिलाते थे। उसके बाद में ये पता चला कि नहीं, खून तो अलग जगह जाता है और जो खाते पीते हैं वो तो अलग जाता है। तो लोगों ने क्या किया ना कि फिर जैसे किसी को चोट लगी तो उसे खून देना शुरू कर दिया, खून चढ़ाना शुरू किया। अब वो खून कभी जानवर का चढ़ाए, कभी किसी इंसान का चढ़ाए, आदमी मर जाता था। उसके बाद 1902 में कार्ल लैंडस्टेनर ने ये देखा कि
अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खून दूसरे को चढ़ाने पर वो बच जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है? तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्हें पता चला कि इन दोनों के खून की कुछ खास बातें हैं। और वो खास बातें ये हैं कि इनके ब्लड, इनका जो है ना, उसमें एक प्रोटीन है, ठीक है, और वह प्रोटीन है एंटीजन। ठीक है, जो आरबीसीज हैं उस आरबीसीज पर एक प्रोटीन लगा है और वह प्रोटीन है एंटीजन। और वह सब में ना दो तरह का है, किसी में ए है, किसी में बी है। तो उन्होंने सोचा और किसी में तो है ही नहीं, तो उन्होंने सोचा इसका मतलब ए वाले को ए वाला ब्लड है, बी वाले को बी वाला है। तो उन्होंने इस पर एक काफी उन्होंने और उनके जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने मिलकर उस पर एक बनाया और देखा कि किसमें कौन सा ब्लड है और उस ब्लड में कौन सा उसमें एंटीजन है, मतलब कौन सी खासियत है उसमें, कौन सा ग्लूकोप्रोटीन है। और उस ग्लूकोप्रोटीन के आधार पर उन्होंने ब्लड को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ब्लड को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 4 ग्रुप में। तो अब आपको समझ में आया ब्लड का ग्रुप कैसे बना? लैंड स्टीनर ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने बनाया था इस ग्रुप को, इसके बारे में पता किया। ठीक, अब जब उन्होंने ये पता किया तो उन्होंने ये देखा कि ब्लड के 4 ग्रुप हैं और हो क्या रहा है इसमें, ऐसा क्या वजह है कि ब्लड, किसी और का ब्लड कभी कभी ऐसा हो रहा है कि क्लॉट हो जा रहा है, पूरा ब्लड ही जम जा रहा है, इंसान मर जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? तो उन्होंने देखा कि 2 चीजें हैं, सिर्फ ब्लड का जो आरबीसी है वही काम नहीं कर रहा है, जो ब्लड में प्लाज्मा है ना, उस प्लाज्मा में भी एक प्रोटीन है, डायरेक्ट सिर्फ प्रोटीन है। जो आरबीसी थी उसमें तो ग्लूकोप्रोटीन था और जो प्लाज्मा है उसमें सिर्फ प्रोटीन है। तो जो प्लाज्मा थी उसे उन्होंने नाम दिया, जो प्रोटीन थी उसे उन्होंने नाम दिया एंटीबॉडी, और जो आरबीसी की मेम्ब्रेन में थी उनसे उन्होंने नाम दिया एंटीजन। ठीक है, एंटीजन, क्योंकि वह ग्लाइकोप्रोटीन थी। और उन्होंने फिर उसे नाम दिया कि 2 थी, एक को उन्होंने नाम दिया कैपिटल ए और दूसरे को नाम दिया कैपिटल बी। ठीक है, और जिसमें था ही नहीं तो उसकी कोई बात ही नहीं थी। इसी तरह से जब जो प्लाज्मा उन्होंने देखा तो इनके आधार पर, इनके मतलब जैसे इनके रिलेशनशिप हैं उसी के आधार पर इन्होंने उसका नाम भी रख दिया एंटीबॉडी, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रोटीन थी। ठीक है, और इन्होंने नाम कैसे दिया? स्मॉल ए और स्मॉल बी। अच्छा, स्मॉल ए कैसे बना है? कैपिटल ए का ही छोटा भाई है ना स्मॉल ए, कैपिटल ए का छोटा भाई है ना स्मॉल ए। तो जब भी किसी को ऐसा ब्लड दिया जाए, जैसे कि अगर लेने वाला जो है, ठीक है, जैसे जो रेसिपिएंट है, ठीक, रेसिप्टर, अगर यस का ब्लड ग्रुप है जिसमें आरबीसी में एंटीजन ए है, ठीक है, और इसको ब्लड दिया गया उसका एंटीबॉडी ए हो, ठीक, अभी इन्होंने ब्लड ग्रुप का नाम नहीं दिया, अभी इन्होंने ये देखा कि क्या दे रहे हैं। तो जो एंटीजन ए है किसी के अंदर और उसको दे दिया गया ऐसा ब्लड जिसमें एंटीबॉडी ए थी, मतलब कि उसके प्लाज्मा में क्या था? एंटीबॉडी ए थी। अब क्या हुआ, ये छोटा वाला बड़ा वाले भाई को देखा और ये प्यार से आके गले मिल गया, दोनों ऐसे जुड़े, सब के सब जुड़ गए और पूरा पूरा ब्लड क्लॉट हो गया। छोटा भाई बड़े भाई से मिलेगा तो गले लगेगा ना, बड़े प्यार से जुड़ा, इतने प्यार से जुड़ गया कि ब्लड क्लॉट हो गया। तो उन्होंने कहा अरे ये तो खराब है। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया बड़े वाले के नाम पे। ठीक है, बड़े वाले के नाम पे मतलब जिसके आरबीसी के मेम्ब्रेन में, जैसे ये आरबीसी है, देख आरबीसी है, इसका ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर जिस पर लगा था कैपिटल ए, तो बड़े वाले के नाम पर उसका नाम दे दिया गया ब्लड ग्रुप ए। क्या नाम दिया गया? ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, और इससे जब जो जुड़ा वह किसमें था, और इनमें क्या था कि जब देखा तो इस ब्लड ग्रुप में जिसकी मतलब जो ब्लड ग्रुप ए है जिसकी आरबीसी के मेम्ब्रेन पे एंटीजन ए है, उसके प्लाज्मा में देखा तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी था। आया समझ में?
जहां पर एंटीजन ए था वहां पर एंटीबॉडी स्मॉल लेटर में थी। तो स्मॉल वाले का कौन जानता है यार, उसको तो लोग ध्यान भी नहीं देते। तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया, ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि इसमें क्या था, कैपिटल ए। तो एंटीजन को हमेशा लिखते हैं कैपिटल ए से, और इसका नाम क्या हो गया, एंटीजन ए की वजह से इसका नाम क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, अब दूसरा वाला देखा जिसमें यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी का जो दूसरा था, मतलब एक दूसरा इंसान देखा जिसमें से ए आया था, ए वाला, ए स्मॉल लेटर ए जिसमें आया था। तो इन्होंने देखा कि उसका जो आरबीसी का मेम्ब्रेन है ना, उसके मेम्ब्रेन पे जो एंटीजन हैं वे कैपिटल भी हैं, और उनकी प्लाज्मा में स्मॉल ए वाला एंटीबॉडी है। ठीक, तो उन्होंने कहा अच्छा, एक तो ये बाहर से आया, दूसरी बात ये छोटा है, इसलिए इसको भाव नहीं देता। ग्रुप बी का इन्होंने नाम दिया उसको ग्रुप बी। तो उन्होंने कहा कि जो बाहर वाला आया ये छोटा है और दूसरे जैसा है, इसीलिए बड़ा वाला इसको भाव नहीं दे रहा है। और जब भाव नहीं देगा तो उसको हाथ भी नहीं मिलेगा, जब हाथ भी नहीं मिलाएगा तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। और जब यहाँ पर ये हाथ मिलाएगा, हाथ क्या मिलाएगा, जब अपने जैसा कोई पाएगा तो सीधे गले लगाएगा ना, भाई छोटा भाई आया तो गले लगाएगा, और जैसे गले लगाएगा खत्म, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ये दो चीजें देखी यहाँ पे 1902 में। आ गया समझ में कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप नाम इस आधार पे दिया गया है कि उसमें एंटीजन कौन सा है। अगर एंटीजन ए है तो उसको कहेंगे ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, अगर एंटीजन बी है, कैपिटल बी, कैपिटल वाले को ही सब जानते हैं, कोई भी उसी को जानता है जिसके पास कैपिटल हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सभी बड़े वाले को जानते हैं, तो जो कैपिटल है उसी का नाम है। तो जिनमें कैपिटल ए पाया गया उसे नाम दिया गया ए ब्लड ग्रुप, जिसमें बी एंटीजन पाया गया उसे नाम दिया गया बी ब्लड ग्रुप। और कुछ ऐसे थे जिनमें दोनों ही एंटीजन थे, ए वाला भी और बी वाला भी, तो उनको नाम दिया गया ब्लड ग्रुप ए बी। और कुछ ऐसे भी थे जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं था, तो उसे कहा गया जीरो या ओ ग्रुप। जीरो था ना, तो अब इंग्लिश में सब बोल रहे थे तो इंग्लिश में उन्होंने कहा जीरो ओ जैसा दिखता है, तो इसे हमने ओ नाम दे दिया। आ गया समझ में। ठीक, अब देखो 1940 के करीब क्या हुआ कि इन्होंने ये देखा, ठीक, कि एक बंदर देखा। क्या देखा, बंदर देखा। इन लोगों ने, कुछ लोगों ने बंदर देखा। उस बंदर की एक खास बात थी कि इधर उधर का जो ब्लड रहता है ना, जो ऐसा ब्लड जो इनके काम का नहीं हो, मतलब कि इधर का उधर ब्लड अगर दे दिया गया, ठीक, तो ये लैंड स्टीनर थे और इनका एक और दोस्त थे विनर। ठीक, इन्होंने देखा कि जो एक बंदर है, रिसर्च बंदर, उस बंदर की एक और खास बात है, उसमें एक और एंटीजन पाया जा रहा है। ठीक, और वह एंटीजन को इन्होंने नाम दे दिया RH एंटीजन। क्यों, क्योंकि रिसस बंदर का था तो रिसस इन्होंने नाम दे दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसको RH एंटीजन नाम दिया। और इन्होंने देखा कि यह एंटीजन जो है यह बहुत सारे लोगों में पाया जा रहा है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनमें यह एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। और जब उन लोगों को यह वाला ब्लड दिया जा रहा है जिनमें RH पॉजिटिव है, मतलब RH एंटीजन जिनमें है, वह वाला ब्लड जब उनको दिया जा रहा है जिसमें RH एंटीजन नहीं है, तो वहां पर भी क्लॉट जम जा रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका ब्लड उसको दिया, मतलब RH वाले का ब्लड उसको दिया जिसके पास नहीं था, तो अगर जिसके पास है उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव। तो उन्होंने देखा कि जब पॉजिटिव वाले का उसको दिया जो निगेटिव है, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन गई। ठीक है, लड़ने के लिए क्या बन गई, एंटीबॉडीज बन गई। और इन एंटीबॉडीज ने क्या किया कि उसे खत्म करने की कोशिश की और बाद में क्लॉटिंग हो गई। ठीक, तो उन्होंने यह चीज जब देखी कि ऐसा हो रहा है, तो उसे उन्होंने जिनके पास नहीं था उसे नाम दिया RH नेगेटिव, और जिसके पास था उसे नाम दिया RH पॉजिटिव।
इसका जो मुख्य लक्षण होता है ना, RH एंटीजन का जो मुख्य लक्षण होता है वह डिजीज काज करने का होता है, और वो होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब समझ रहे हो? इरिथ्रो का मतलब अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, इरिथ्रो। यह आरबीसी जो है ना, उन आरबीसी को नष्ट करना, मतलब थक्का जमना। थक्का कहाँ जमेगा? आरबीसी में ही जमेगा ना। और ये आरबीसी में थक्का कब जम रहा है? फिटालिस के टाइम। फिटालिस का मतलब भ्रूणीय अवस्था में, जब फिटल है मतलब बच्चा जब गर्भावस्था में है, उसी समय उसका जो ब्लड है, किसी और का नहीं, फिटालिस मतलब जो फिटल है, यानी जो गर्भावस्था में जो शिशु है, उस शिशु का जो ब्लड है वह क्या हो रहा है? क्लॉट हो जा रहा है। ठीक, तो इसे उन्होंने कहा इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक, आपकी जानकारी के लिए बता दूं 97% ऐसे इंडियंस हैं जिसमें जो RH पॉजिटिव होते हैं, जिसे हम कहते हैं ना B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, जब जिनका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव होता है, बड़े गर्व से कहते हैं हम तो B पॉजिटिव हैं, वो यही वाला इसी पॉजिटिव की वजह से होता है। और 3% ऐसे लोग होते हैं जो निगेटिव होते हैं। अब दिक्कत तब होती है जो इस 3% में जब लड़की कोई निगेटिव होती है, ठीक है, और उसकी शादी अगर किसी ऐसे लड़के से होती है जो RH पॉजिटिव है, ठीक, तो दिक्कत तब शुरू होती है जब वो सेकंड चाइल्ड का बर्थ होना होता है। मतलब सेकंड चाइल्ड, मतलब फर्स्ट चाइल्ड में क्या होता है? फर्स्ट चाइल्ड में यहाँ से एंटीजन गया, RH एंटीजन, और उसने क्या किया? मदर के अंदर गया, और जाने के बाद उसने एंटीबॉडी, थोड़ी थोड़ी एंटीबॉडी बनाई, ठीक है, थोड़ा सा आया तो थोड़ी सी एंटीबॉडी बनाई। लेकिन जब सेकंड, तो पहले बच्चे का तो जन्म आसानी से हो जाता है, जब दूसरा बेबी फिर से माँ जब दोबारा प्रेग्नेंट होती है और दोबारा जो बच्चे के का जो ब्लड होता है, तो उसमें क्या होता है? बच्चे के ब्लड में पॉजिटिव ही होता है फादर का, ठीक है, तो वह RH पॉजिटिव होता है, और मदर क्या है? RH निगेटिव है, और इसमें क्या बने हुए हैं? एंटीबॉडीज। तो जैसे ही यहाँ मदर का ब्लड बच्चे के ब्लड से जुड़ा, तो यहाँ का RH पॉजिटिव के जो के लिए जो एंटीबॉडी बने हैं वह चले जाते हैं बच्चे में, ठीक है, और बच्चे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं अरे इसके भी तो ढेर सारे निगेटिव वाले हैं, ढेर सारे पॉजिटिव वाले एंटीजन हैं, बस ये और ज्यादा एंटीबॉडी बनते हैं, और बच्चे का जो ब्लड है वो क्लॉट कर जाता है। ठीक, तो इसलिए जैसे पहले ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, अब तो एंटीकोआगुलेंट्स दे दिए जाते हैं, तो जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम अब कम क्रिएट होती है। तो इसीलिए जब भी प्रेगनेंसी के टाइम में डॉक्टर चेक करते हैं ब्लड ग्रुप, मदर एंड फादर दोनों का ही सबसे पहले ब्लड ग्रुप देखा जाता है, क्योंकि उसी से बच्चे को बचाया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन सा ब्लड ग्रुप किसे दिया जा सकता है और किसमें कौन सा एंटीजन, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यह ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ग्रुप ए का मतलब है ऐसा ब्लड, ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें क्या है? एंटीजन। ए आरबीसी है ना, रेड कलर का क्या होता है? आरबीसी होता है। तो ऐसा ब्लड जिसमें आरबीसी पर एंटीजन ए लगा हुआ है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंटीजन ए लगा हुआ है, तो वह कौन सा कहलाएगा? ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, अब इसके लिए एंटीबॉडी, इसके साथ एंटीबॉडी होती है एंटीबॉडी बी। अगर एंटीबॉडी ए इसके साथ होगा तो एक कोआगुलेट कर जाएगा, मतलब क्या? क्लॉट कर जाएगा। ठीक है, ग्रुप बी का एंटीजन, इसकी आरबीसी के मेम्ब्रेन पे एंटीजन कौन सा लगा हुआ है? बी एंटीजन। ठीक है, और इसके साथ एंटीबॉडी, इसकी जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी ए। ठीक है, ए स्मॉल लेटर होगा, गलती हो गई, ए स्मॉल लेटर होगा, सेकंड रुक जाओ, यह हो गया बी, ए हो गया ए, ठीक, और ये हो गया ए, एक सेकंड, ए और ए हो गया बी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जब ग्रुप ए बी की बात करते हैं तो इसमें एंटीजन ए भी है और एंटीबॉडी एंटीजन बी भी है, दोनों हैं आरबीसीज पे। अब आरबीसीज पे जब दोनों हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई नहीं होगा, तो प्लाज्मा की जो एंटीबॉडी है वह कोई भी नहीं है। ठीक है,
और ओ ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर देखो एंटीजन तो कुछ दिख ही नहीं रहे हैं, यानी ओ ग्रुप की जो आरबीसी है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं। अब कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब जो उसका प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में दोनों ही एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी। ठीक है, तो अब बात करें आगे, तो देखो यहाँ पर ओ के साथ कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो यानी इसके अंदर जो एंटीबॉडी है, मतलब अगर ए जाए किसी के पास जाए ओ वाला, तो इसके खिलाफ कोई जंग लड़ने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, कौन लड़ेगा इससे। तो एक किसी के पास भी जा सकता है, तो बी ओ वाले जो होते हैं ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं और खुद ओ को भी दे सकते हैं अपना ब्लड। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सर्वदाता। क्या कहते हैं, सर्वदाता। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। अच्छा देखो खतरा किसके पास है, जब आप किसी के पास पिस्तौल लेके जाओगे, ठीक है, जब किसी को आप मारने जाओगे पिस्तौल लेके, तो वह आपके अगेंस्ट में जो भी उसके पास लाठी भाला जो भी होगा वो लेके आएगा ना, आएगा ना। लेकिन जब आप खाली हाथ जाओगे शांति का संदेश लेके, तो आपके हाथों में कुछ नहीं है, तो सामने वाला आपके ऊपर हाथ क्यों उठाएगा, नहीं उठाएगा। ठीक, तो इनके पास क्या है कि कुछ नहीं है, खाली हाथ जा रहे हैं, तो जब खाली हाथ जाएंगे तो सब लोग इनका क्या करेंगे, वेलकम करेंगे, कोई इनको नहीं मारेगा। ठीक, तो इसलिए सबको दे सकते हैं, ये कहलाते हैं सर्वदाता। अब ए वाले को देखो, इनके पास है एंटीजन। अब इनके पास क्या है, एक राइफल है, तो राइफल है यानी ये गोली चला सकते हैं, तो सामने वाला इनको बंदूक से ही मारेगा ना, कभी भी सामने वाले के पास पिस्टल होगा, राइफल होगा, कुछ होगा, उसी से इनको मार सकता है। तो यह ए जो होता है वह किसको दे सकता है, इनके पास एंटीजन ए है, तो यह सिर्फ अपने को दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी कौन सी है, बी वाली है। और जब ये किसी के पास जाएंगे, किसी के पास भी अगर जाएंगे, तो उसी के पास जा सकते हैं जिनके पास इनके खिलाफ कोई हथियार ना हो, तो ये जाते हैं एंटी ग्रुप ए बी के पास, मतलब जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी कोई भी उसके पास क्या है, नहीं है। ठीक है, ए बी के पास क्या है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, मतलब वो बिल्कुल कंगाल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे समझो कि ए बी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो जब ए बी अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो उसको कोई भी हमला कर देगा, तो इसलिए ए वाला उसके पास चला जाता है। और यही वजह है कि बी पर, ए बी पर ना कोई भी चला जाता है, ओ वाला भी जा सकता है, ए वाला भी जा सकता है, बी वाला भी जा सकता है, क्योंकि ए बी तो अपनी रक्षा कर नहीं पाएगा, उसके पास तो कोई हथियार नहीं है। ठीक, अब बी वाले के पास एक हथियार है, लाठी है, तो मतलब बी वाला सिर्फ बी वाले को दे सकता है या फिर ए बी को दे सकता है। ठीक, किसी और को नहीं दे सकता, क्योंकि और लोगों के पास इसके अगेंस्ट में हथियार हैं। ठीक, तो आ गया समझ में। ओ क्या है, शांति का दूत है, तो इसके पास कोई हथियार नहीं है, तो कोई इस पे अटैक नहीं करेगा, इसलिए ये सबको दे सकता है। और ए बी क्या है ना, निहत्था है, इसको कोई भी आके 2 थप्पड़ लगा सकता है। ऐसे समझो कि ए बी को कोई भी 2 थप्पड़ लगा सकता है, तो कोई भी इसके घर में आ सकता है, तो इसलिए ए बी क्या है, सर्वग्राही है। आ गया समझ में। आगे बढ़े फिर। अब देखो जो एनीमिया की मैं बात बता रही थी, तो एनीमिया में क्या होता है, ये नॉर्मल ब्लड है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा 55 होता है और बाकी ये 45 होते हैं, तो और इसमें जो हीमोक्रिट है, मतलब रेड ब्लड जो सेल्स हैं वो इतनी होती हैं। ठीक, और अगर एनीमिया हो गया तो यही प्लाज्मा बढ़ जाता है और हीमेटोक्रिट जो होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं, वे काफ़ी कम हो जाती हैं। ठीक है, और जब कभी ऐसा होता है पॉलीसाइथेमिया जब होता है, तो क्या होता है, यही रेड ब्लड सेल खूब ढेर सारी हो जाती हैं और प्लाज्मा कम हो जाता है। आ गया समझ में। आगे बढ़े इसके बाद, अब हम आएंगे क्वेश्चन आंसर पे।